Good morning, all of you. बेटा ओपन योर बुक चैप्टर 3 पेज नंबर 45. लाइव क्लास में हमने आज डिस्कस किया था. बिकॉज ऑफ नेट इश्यूज़ नहीं कर पाए थे हम प्रॉपरली. तो आज हम टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं दैट आर न्यूरॉन्स. ओके, तो न्यूरॉन क्या होता है, जैसे कि आपने 9th में 10th में भी पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं. तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है. न्यूरॉन्स का काम होता है कि कोई भी मैसेज जो रिसीव करा सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उनको नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना. और किस किस की हेल्प से वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है हमारे नर्वस सिस्टम पे. तो किस किस की हेल्प से पहुंचती है. डेंड्राइट्स है ना, सोमा, देन एक्सॉन, देन टर्मिनल बटन्स. सो listen, neuron is the basic unit of our nervous system. Neuron are specialized cells which converted various forms of stimuli into electrical impulses. They receive information from sense organs or from adjacent neurons. So they carry them to the central nervous system and bring motor information from the central nervous system to motor organs. And neurons transmit information with the help of dendrites, soma, axon and terminal buttons by converting stimuli into electrical impulse. कहते हैं कि जो भी स्टिमुली होती है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके वो इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं. उसके बाद है कि जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है डेंड्राइट्स के पास, देन सोमा, देन एक्सॉन, देन टर्मिनल बटन्स. आप नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम भी देख रहे हैं. ये देखिए पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है कि नर्व इम्पल्स है ना, कि किस तरीके से. ये देखिए आप डेंड्राइट्स के पास पहले इन्फॉर्मेशन गई, आफ्टर देन सोमा, उसके बाद एक्सॉन. ये हम देख रहे हैं कि एक्सॉन कौन सी लेयर पे जा रही है. देन टर्मिनल बटन्स है ना, लास्ट में आ रहे हैं. तो ये सारा प्रोसेस होता है. तो इसके लिए आप ये न्यूरॉन का डायग्राम भी अच्छे से देख लीजिएगा. और इसके बाद अभी हम पढ़ रहे हैं कि साइनैप्स या नर्व इम्पल्स की बात करें हम. नर्व इम्पल्स क्या है. इन्फॉर्मेशन ट्रेवल विद इन द नर्वस सिस्टम in the form of a nerve impulse when stimuli energy comes into contact with receptors, है ना. तो वो फिर इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं. जस्ट वेट. इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं. उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे मैसेज कन्वर्ट करते हैं. मैसेज कन्वर्ट करने के बाद वो धीरे धीरे सारा इसमें प्रॉपरली सारा हम बात कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम का ही रोल है. तो धीरे धीरे जब वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द नर्व पोटेंशियल स्टार्ट होता है, देन नर्व पोटेंशियल इज़ अ सडन चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. सडन चेंज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में होता है टू द सरफेस ऑफ द न्यूरॉन व्हेन द स्टिमुलस एनर्जी इज़ रिलेटिवली वीक. अगर जो स्टिमुली है मींस अगर वो थोड़ा स्लो है, वीक है, तो वो मैसेज प्रॉपरली अच्छे से हमारे नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है. अगर स्टिमुली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो मैसेज जल्दी से हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है. अब जैसे अगर हम बात करें कहीं पे कोई लो साउंड है, आवाज़ कम है, तो प्रॉपरली आपके ईयर्स तक नहीं जा रही है. ईयर्स तक नहीं जाएगी तो वो मैसेज भी प्रॉपरली आपके नर्वस सिस्टम तक नहीं जा रहा है. अगर प्रॉपरली मैसेज, अगर आवाज़ प्रॉपरली है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप वॉइस को, तो वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुली है. वो स्टिमुली इजीली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में चेंज होके आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज दे रहा है. अब यहाँ बात की गई है कि ऑल और वन प्रिंसिपल. और वन प्रिंसिपल मीन्स दैट दे ईदर रिस्पॉन्ड कम्प्लीटली or do not respond at all. So the strength of the nerve impulse remains constant along the nerve fiber. इसके बाद आ जाइए साइनैप्स. साइनैप्स क्या है. जब कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, इसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स. और जो एक सिंगल न्यूरॉन नर्व इम्पल्स तक जाता है, जो उसका डिस्टेंस होता है, उसे उसकी जो एक्सॉन की लेंथ क्या है डिपेंड करती है वो. अब आगे दिया गया है कि द एक्सॉन टिप ऑफ अ प्रीसीडिंग न्यूरॉन मेक फंक्शनल कनेक्शंस ऑफ साइनैप्स विद डेंड्राइट्स टू द अदर न्यूरॉन. अ न्यूरॉन इज नेवर फिजिकली कनेक्टेड विद अनदर न्यूरॉन.
rather there is a small gap between the two, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, it is known as the synaptic cleft. So the neural impulse from one neuron is transmitted by a complex synaptic transmission process in another neuron. The conduction of neuron impulse is the axon is electrochemical, while the nature of synaptic transmission इज़ केमिकल. फिगर 3.2 में आप देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू साइनैप्स के थ्रू किस तरीके से आप देख रहे हैं कि टर्मिनल बटन्स हैं, साइनैप्टिक वेसल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एंड डेंड्राइट्स, किस तरीके से कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है वो या जो कोई मैसेज है वो किस तरीके से नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है. सो द केमिकल सब्सटेंस आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर. जो हमारे केमिकल्स जो ब्रेन में सेक्रेशंस हो रही हैं तो वो उसमें जो केमिकल सेक्रेट हो रहे हैं उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं. इसके बाद आ जाइए स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. कहते हैं कि जो हमारी ग्लैंड्स हैं या जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसका क्या कहते हैं लिंक हमारे बिहेवियर के साथ कैसे हो सकता है, हाँ है ना. तो इसके लिए आप नर्वस सिस्टम जैसे आपने पढ़ा ही है, ये तो कॉमन सी बात है कि किस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन किस तरीके से सारी प्रॉपरली हमारे नर्वस सिस्टम तक जाती है. अभी हम नर्वस सिस्टम को आगे किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज़ CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमने पढ़ा अभी. उसके बाद अब हम करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज़ PNS. और PNS किससे लिंक्ड होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में लिंक्ड है सेंसरी एंड मोटर नर्व्स एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है इंटरनल सिस्टम एंड इसके बाद हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है सिंपैथेटिक डिवीज़न एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न. उसके बाद इन सब का जो लिंक्ड है वो किससे है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से है. अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपने यहाँ देखा कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ना. तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम आ जाए, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है. Somatic nervous system consists of two types of nerves called cranial nerves and spinal nerves. There are 12 sets of cranial nerves which either emanate from or reach different locations of the brain. There are 3 types of cranial nerves like sensory, motor and mixed. Sensory nerves collect sensory information from the receptor of the head brain. मीन्स जो सेंसरी नर्व्स हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं लाइक विज़न के थ्रू, ऑडिशन के थ्रू, सुनने के थ्रू, स्मेल के, टेस्ट के, टच के थ्रू, है ना. एंड कैरी देम टू द ब्रेन तक लेके जाती हैं. मोटर नर्व्स क्या करती हैं, originating from the brain to muscles for the head region, like movements of the eyeballs are controlled by motor cranial nerves. Mixed nerves have both sensory and motor fibers which conduct sensory and motor information to and from the brain. So there are 31 sets of spinal nerves coming out of the reaching to the spinal cord. Each set has sensory and motor nerves. Spinal nerves have two functions. The sensory fibers of the spinal nerves collect sensory information from all over the body, and send them to the spinal cord, from where they are then carried out to the brain. In addition, motor impulses coming down from the brain and sent to the muscles by the motor fibers and the spinal nerves. इसके बाद आप आ जाइए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब हम बात कर रहे हैं इधर यहाँ पे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की. जस्ट वेट. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है. अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, है ना. तो सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है. लिसन, कहते हैं कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इट हेल्प्स इन डीलिंग विद एमरजेंसी सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ टू डिवीजन्स.
sympathetic and parasympathetic division. Sympathetic division deals with emergencies when the action must be quick and powerful, such as in situations of fight or flight. During this period, the digestion stops, blood flows from internal organs to the muscles and breathing rate, oxygen supply etc. increases. कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एमरजेंसीज में जो रोल प्ले करता है, लाइक कि अगर हम यहाँ बात करें कोई सडन कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया जिस वजह से हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि या तो हम उससे फाइट करें या हम फ्लाइट करें, उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाती है सिचुएशन, सम टाइम क्या होता है कि डाइजेशन स्टॉप हो जाती है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है ना, और ब्लड फ्लोज जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है इंटरनल ऑर्गन्स में वो डिस्टर्ब हो जाता है, मसल्स पुल होने लग जाती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। ये सब किसका रोल प्ले होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इट मेनली कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. It monitors the routine functions of the internal system of the body. When the emergency is over, the sympathetic activation calm down and the individual to a normal condition. As a result, all body functions like breathing rate, oxygen supply, etc. return to their normal level. अब कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? एनर्जी को सेव करता है। कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जब काम ख़त्म हो जाता है, बॉडी हमारी नॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मल होने के बाद जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्टिवेशन है वो रिलैक्स हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं ब्रीदिंग नॉर्मल होना, ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल होना और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल प्ले स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा अभी नर्वस सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, और अभी हम कर रहे हैं ब्रेन, द ब्रेन एंड बिहेवियर, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? आपको पता है कि CNS, और इसके बाद ब्रेन का और हमारे बिहेवियर के साथ क्या लिंक्ड है इसका। तो इसके लिए आप आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे। आप स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखिए कि फिगर 3.5 में दिया हुआ है। इसमें चार चीज़ें रोल प्ले करती हैं। इसमें हमारे कुछ ब्रेन में कुछ लॉब्स होते हैं, है ना, जिन्हें हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नेम से भी जानते हैं। तो उन जो कॉर्टेक्स होते हैं इनका अपना अपनी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन के बाद हम बात करते हैं कि फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, अलग अलग पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड पोन्स, सेरिब्रम, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, हर किसी का अलग अलग रोल प्ले है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं ब्रेन का तो यहाँ पे आप आ जाइए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन में क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मीन्स मेडुला। मेडुला क्या है? इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट एग्जिस्ट इन continuation of the spinal cord. It contains neural centers which regulate basic life supporting activities like breathing, heart rate and blood pressure. This is why medulla is known as the vital center of the brain. It has some centers of autonomic activities also. जैसे कि अब हिंड ब्रेन की एक्टिविटीज़ है, इसमें पोन्स आ जाता है। पोन्स क्या होता है? इट इज़ कनेक्टेड विद मेडुला, मेडुला से कनेक्टेड होता है। ये साथ साथ आप डायग्राम देखते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ कनेक्टेड विद मेडुला, नो वन साइड एंड विद द मिड ब्रेन ऑफ द अदर। मसल्स ऑफ पोन्स रिसीव्स ऑडिटरी सिग्नल्स को कैरी करता है ये, एंड रिलेड बाय योर ईयर्स। इट इज़ बिलीव दैट द पोन्स इज इन्वॉल्व इन स्लीपिंग मैकेनिज्म, particularly the sleep characterized by dreaming. It contains in nuclei affecting respiratory movement and facial expressions also. Next is cerebellum. Cerebellum क्या है? This highly developed part of the hindbrain
can be easily recognized by its wrinkled surface. It maintains and controls posture and equilibrium of the body. Its main function is coordination of muscular movements, so the motor commands originate in the forebrain. The cerebellum receives and coordinates them to relay to the muscles. It also stores the memory of movement patterns so that we do not have to concentrate on how to walk, dance or ride a bicycle. बेटा ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, ये आपको खुद रीड करने से क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात तो है ही है, एज वेल एज इसमें जो आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा ये कि इसमें किस किस तरीके से कौन कौन से पार्ट का क्या क्या रोल प्ले है. नेक्स्ट इज़ मिड ब्रेन. ये हमने जो भी पढ़ा था वो हिंड ब्रेन था, उसके क्या क्या फंक्शनिंग्स हैं अब हम कर रहे हैं मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज़ रिलेटिवली स्मॉल इन साइज एंड इट कनेक्ट्स टू हिंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन. अ फ्यू न्यूरल सेंटर्स रिलेटेड टू सम स्पेशल रिफ्लेक्सेस. क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं, इसमें आप खुद बना के नहीं लिख सकते, इसमें आपको खुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस ब्रेन के कौन से पार्ट की क्या फंक्शनिंग्स हैं, क्या रोल हैं. सो पहले हमने पढ़ा कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ जो है इसमें मिड ब्रेन में ऑडिटरी एज वेल एज विजुअल बोथ सेंसेशंस आर फाउंड हेयर. इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिड ब्रेन आर इट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, मीन्स RAS is responsible for our arousal. It makes us alert and active by regulating sensory inputs. It also helps us in selecting information from the environment. Next is forebrain. Forebrain क्या है? It is considered to be the most important part of the brain because it performs all cognitive, emotional and motor activities. We will discuss four major parts of the forebrain: thalamus, hypothalamus, limbic system and cerebrum. Hypothalamus क्या है? Hypothalamus is one of the smallest structure in the brain but plays a vital role in our behavior. It regulates physiological process involved in emotional and motivational behavior such as eating, drinking, sleeping, temperature regulation and sexual arousal as well. It also regulates and controls the internal environment of the body like heart rate, blood pressure, temperature and regulates the secretion of hormones from various endocrine glands. Next is thalamus. थैलेमस का क्या रोल है? इट कंसिस्ट ऑफ एन एग शेप्ड क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन situated in the ventral means upper side of the thalamus. It is like a relay station that receive all incoming sensory signals from sense organs and sends them to appropriate parts of the cortex for processing. It also receives all outgoing motor signals coming from the cortex and sends them to appropriate parts of the body. Next is the limbic system. This system is composed of a group of structures that form part of the old Mendelian brain. It helps in maintaining central homeostasis by regulating body temperature, blood pressure and blood sugar level. It has close links with the hypothalamus besides the hypothalamus. The limbic system comprises the hippocampus and amygdala. The hippocampus plays an important role in long-term memory. The amygdala plays an important role in emotional behavior. Next is the cerebrum. Cerebrum is also called as cerebral cortex. बेटा आप ये खुद रीड कर सकते हैं, अगर आपको इस टॉपिक में कुछ क्लियर नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद रीड नहीं करेंगे आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा. इसके बाद ये आज हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं. अभी इसके अंदर हम कुछ लोब्स की बात कर रहे हैं. अब इसमें 4 लोब्स की बात की गई है: फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पार्शियल लोब एंड ऑसिपिटल लोब. फ्रंटल लोब का क्या काम होता है? फ्रंटल लोब जो होता है मेनली कंसर्न्ड विद कॉग्निटिव फंक्शनिंग सच एज अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग एंड इट इज़ ऑल्सो exerts inhibitory effects on autonomic and emotional responses. Next is parietal lobe. Parietal lobe is mainly concerned with cutaneous sensation
एंड देयर कोऑर्डिनेशन विद विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन। फ्रंटल लोब का काम है कॉग्निटिव फंक्शनिंग को फॉलो करना, मेनली कंसर्न है उसका। पैरिटियल लोब का मेनली कंसर्न है कि वो कोऑर्डिनेट करता है विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन को। जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब का मेनली कंसर्न है प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन as well as memory for symbolic sounds and words reside here. And the last is occipital lobe. Occipital का lobe functioning है visual informations को carry करना. It is believed that interpretation of visual impulses, memory for visual stimuli and color visual orientation is performed by this lobe. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम इतना ही करेंगे बेटा। तो आपका ये 51 पेज तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एंडोक्राइन सिस्टम हम बाद में करेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, एनी टाइम यू कैन आस्क, बट खुद अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, तभी आपको इसके टॉपिक जो भी है इसके बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ओके, विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।